Continue. Jayant Sinha. Jayant Sinha is to continue. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I will continue my comments from before lunch. I wish the honourable member from the opposition was here, because he levelled certain charges against us that I would now like to answer fully, and also present the budget, the roadmap that is included in the budget specifically on two important points. One is jobs and the other is the investment cycle, both of which are essential and vital for the growth of the economy. The honourable member from the opposition charged us with not having an economic philosophy. उन्होंने कहा कि हमारी कोई आर्थिक विचारधारा नहीं है, और मैं उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी एक विचारधारा है, परंतु उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर हम उनकी विचारधारा की बात करें तो उनकी विचारधारा क्या है, जैसे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, उनकी विचारधारा है माइंडलेस पॉपुलिज्म। माइंडलेस पॉपुलिज्म, क्योंकि इन्होंने जो नरेगा की बात की, आज जो विशेषज्ञ जो हैं जिन्होंने नरेगा की जांच की है, वो आपको बताएंगे कि जो लीकेज नरेगा से हो रहा है, जो फार्म लोन वेवर्स इन लोगों ने किया है, जो इन लोगों की माइंडलेस पॉपुलिज्म है, उससे जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई है और इसके द्वारा जो लीकेज हो रही है, 40% जो लीकेज हो रही है, उसे माइंडलेस पॉपुलिज्म ही तो कह सकते हैं। और क्या सकते हैं हम लोग? और वो फिर विचारधारा की बातें करते हैं, हमें आरोप लगाते हैं कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है। और इसका एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, वन मोर रियली ट्रैजिक एग्जाम्पल ऑफ द माइंडलेस पॉपुलिज्म। और वो क्या है? इन्होंने बहुत बोलकर, बहुत इसके ग्रैंडियोज स्टेटमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स करके इन लोगों ने आधार की बात की, इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर की बात की। इनके पास 5 साल थे, पर आधार का क्या हुआ? ना उसका बिल पास हुआ, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये कौन सा इनका गेम चेंजिंग कोई योजना थी? ये तो माइंडलेस पॉपुलिज्म था जिसका इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं हो चुका। तो हम लोगों की जो विचारधारा है, संक्षेप में मैं उसका विवरण करूंगा, जो हमारी विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमारी विचारधारा जो है वो आपका जो सोशलिस्ट स्टैटिस्ट वर्ल्ड व्यू जो है, जो कांग्रेस यूपीए सरकार का सोशलिस्ट स्टैटिस्ट वर्ल्ड व्यू जो है, जो आज के जमाने में इतिहास के कूड़े खाने में है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री इसको कहते हैं। It is in the dustbin of history that you with your NAC have completely implemented in India and saddled us with. That is the world view and the philosophy you have. हमारी क्या विचारधारा है? संक्षेप में मैं आपको समझाता हूं। हमारी विचारधारा है कि हम जनता को साधन देंगे, हम जनता को साधन देंगे, खोखले अधिकार नहीं देंगे। और इन साधन के द्वारा आप अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से अपना विकास करिएगा, अपनी संपत्ति बढ़ाइएगा, अपनी परिवार को समृद्ध बनाइएगा। ये हमारी विचारधारा है। और अगर आप इस बजट को देखिएगा तो इस बजट से आपको एकदम स्पष्ट नजर आएगा कि इस विचारधारा की पूरी तरीके से हम लोगों ने इसमें इंप्लीमेंटेशन किया है। क्योंकि वी हैव गॉन मिस्टर स्पीकर सर, फ्रॉम कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन, mindless populism like Narega and the farm loan waiver, which has just stoked inflation. And as I alluded to earlier, we have inflation, entrenched inflation of 8 to 10% a year, which is not easy to deal with. You speak to economic experts, this is what they will tell you. And instead of that consumption-led inflation, we are going to build the productive capacity of our people, of the economy, and we are going to pursue investment-led growth, and that is what is shown clearly in the budget. And let me now detail that with some specificity now. And I want to be very clear. I want to be very clear that the people of India, and they have demonstrated that in this election, the people in India do not want dole. The people of India want jobs. The people of India do not want empty rights that don't mean anything. The people of India want concrete opportunities so that they can improve their lives. The people of India do not want to stay poor. The people of India want prosperous and dignified lives. And that is what we have tried to do in this budget. I will touch on two important points of this budget that I want to explain in some detail.
And the first and most important aspect of it is the macroeconomic stabilization that we have sought to achieve through this budget. And the other is jobs and growth for the economy. Let me speak first about macroeconomic stabilization. देखिए, अगर आपकी नींव के जो ईंट हैं वो हिल रहे हैं, अगर आपकी नींव ही स्थायी नहीं है, तो आप निर्माण क्या करिएगा? अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है, तब तो इकोनॉमी कहीं नहीं जा सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हम लोगों ने किस प्रकार से की है? ये जो आपका माइंडलेस पॉपुलिज्म था, उसमें सब्सिडीज जो थी, दे पीक्ड एट 2.5% of GDP. It was unproductive, it was consumption led, it was not adding to productive capacity. Capital expenditures in the economy dropped sharply. Defense expenditures dropped sharply. And as a result of that, fiscal deficits had spiked. Now, how did you take control of fiscal deficits? By compressing expenditure, not by growth. And the quality of the fiscal consolidation roadmap that our Honorable Finance Minister has presented, as the rating agencies are starting to discover, is far better than the budgets presented by the UPA in the last 2 years. The quality of the fiscal consolidation, honorable members, is what I would like to draw your attention to. We have said that we will go to 4.1%, 3.6%, and 3% of fiscal deficit as a percent of GDP. And that is what is reassuring investors and business people that we have matters well in hand. In addition to that, as an important matter of macroeconomic stabilization, is the Finance Minister has clearly said that we will work with the RBI on a new monetary policy framework that will better anchor inflationary expectations. Because what are we dealing with right now? We are dealing with inflationary expectations that are embedded in the economy of 8 or 10%. So, and I'm sure you perhaps have not paid as much attention to this statement in the budget. It is a profoundly important statement. Again, I would urge you all, honorable members, Mr. Speaker, sir, to pay attention to the statement in the budget where it says we will work on a new monetary policy framework. For macroeconomic stabilization, this is extremely important. Now, the honorable member of the opposition asked about the budget mathematics. He asked about the 4.1% fiscal deficit number that we have proposed. If he were to study the numbers carefully, and it's clear that he hasn't done his homework, because he of course flouted parliamentary protocol in what he said as part of his speech, he's clearly not done his homework, because the numbers are laid out there for all of us to see. And what is different? What is different between the UPA's budget arithmetic and the NDA's budget arithmetic? The difference, as I said earlier, is the restoration of macroeconomic stabilization and the confidence in the economy. We have already seen, honorable members, we have already seen a tremendous inflow of FII capital into this country because there is confidence in the economic management of this government. We have seen tremendous interest in FDI flows. And I can assure you, as I have spoken to foreign investors, they have said that they are just waiting to keep on putting more money into this economy because they see this as one of the great growth opportunities in the world right now. So this is the fundamental difference between the asset sales and between the capital flows that we are likely to see both from domestic investors and foreign investors. What we will see is growth accelerating to 5.4 to 5.9% as laid out in the budget, unlike the sub 5% growth that we've seen so far. And it is this growth coupled with the asset sales, all of which is laid out in the budget, that is going to enable us to deliver high quality fiscal consolidation. Honorable members, I urge you to look at the arithmetic and understand what the difference is. It is this growth, it is this asset sales that will enable us to meet the fiscal consolidation numbers. And I can tell you that today, if you go speak to the investment bankers, if you speak to business people, they will tell you that their phone is ringing off the hook with people interested in making investments. And I will also tell you that during the UPA times, private sector investment dropped from 13% of GDP to 9% of GDP because they had no confidence in your economic management. Now, let's turn from macroeconomic stabilization to jobs. और आदरणीय सदस्य, आप लोगों को तो मालूम ही है कि जब भी हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं और अपनी जनता के साथ बातचीत करते हैं, तो उनसे वो दो मुद्दों के बारे में हरदम बात करते हैं। अभी मैं हजारीबाग से लौटा हूँ और जब मैं हजारीबाग गया तो वहाँ की जनता मेरे पास आई और कही कि आप लोगों ने महंगाई में तो कमाल कर दिया। जो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था,
जो प्याज का भाव 80 रुपए 100 रुपए था वो आज 25-30 रुपए में है। तो लोग उससे हम लोगों को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे आप लोगों ने बहुत अच्छा इस सब को संभाला है। वित्त मंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रामविलास पासवान जी, सब लोग इसमें लगे रहे। महंगाई पे हम लोग जो काबू लाए, लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं। साथ साथ सब लोग कहते हैं कि आप रोजगार दिलवाइए, आप नौकरी दिलवाइए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो बेकार हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान इस बजट में रोजगार और जॉब्स पे देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने रोजगार के लिए इस बजट में बहुत ही अहम, बहुत अच्छे मुद्दे और बहुत अच्छी योजनाएं हम लोग लाए हैं। पहली बात तो मैं हाउसिंग की जिक्र करूंगा। आपको मालूम है कि इस समय हाउसिंग पे जो इंटरेस्ट है उस पर 1.5 लाख, 1.5 लाख की आपको राहत मिलती है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसको कई सालों के बाद इसको बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया है। इससे हाउसिंग को बहुत अच्छा मतलब बूस्ट मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा और घर बनेंगे। और आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत जॉब्स इंटेंसिव है, इसमें जॉब्स होंगे, इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी इकोनॉमी की। तो मैं बहुत बधाई देता हूं वित्त मंत्री जी को कि इन्होंने इसको इस तरीके से बढ़ाया। दूसरी बात, टूरिज्म सर्विस। आपको मालूम है कि टूरिज्म लेबर इंटेंसिव है। टूरिज्म में हॉस्पिटैलिटी होती है, गाइड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। हम लोगों ने टूरिज्म पे बहुत ध्यान दिया है। 5 टूरिज्म सर्किट्स होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वीजा आपको 13 एयरपोर्ट्स पे मिलेगा। ये क्यों नहीं यूपीए सरकार कर सकती थी? हम लोगों ने किया क्योंकि हम लोग ध्यान देते हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं। टूरिज्म पे हम लोगों ने ध्यान दिया। और फिर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, यह भी बहुत लेबर इंटेंसिव है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, इस समय हम लोग सब चाइना से ला रहे हैं। सब जो हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो, ये सब चीन से आ रहा है। $100 बिलियन का हम लोग का इंपोर्ट है, जो हमारे ऑयल बिल के मुकाबले का हो गया है। इतना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूपीए ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान दे रहे हैं। ये लेबर इंटेंसिव है। कारखाने खुलेंगे, SEZs बनेंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया जाएगा। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको ठीक किया गया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया है। ये सब जो मेजर्स हैं, इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का विकास होगा, जॉब्स आएंगे, और इसके द्वारा पूरा जो हम लोग का जो आर्थिक जो हम लोग की व्यवस्था है, बहुत इससे मुझे लगता है लाभ मिलेगा। तीसरा अहम मुद्दा जॉब्स के लिए, शायद आप लोगों ने इस पे फिर ध्यान न दिया हो। मैं अपने जो ऑपोजिशन के जो हमारे सदस्य, आदरणीय सदस्य, मैं आपको कहूंगा, आप जरा ध्यान दें। चाहे हम लोग चुनावी अभियान के द्वारा, चाहे प्रेसिडेंट्स एड्रेस में, चाहे बजट में, हमने कंसिस्टेंटली एक बात की जिक्र की है कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटीज का हम लोग निर्माण करेंगे। स्मार्ट सिटीज में क्या होगा? स्मार्ट सिटीज में बहुत कुछ होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, डिजिटाइजेशन होगा, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह होंगे। ये सब बहुत जॉब क्रिएटिंग हैं। इन सब के द्वारा रोजगार होगा। तो इसलिए 7,000 करोड़ जो स्मार्ट सिटीज के लिए दिए गए हैं, इसके द्वारा भी इस माध्यम से बहुत रोजगार मिलेगा। और इस कारण मुझे बिल्कुल विश्वास और भरोसा है कि जो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है अभी तक, जो यूपीए सरकार की 10 साल की जो जॉबलेस जो ग्रोथ हुए हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और खासकर अब आप लोग जानिए, मैं हम लोगों की विरासत की बात हो रही थी। देखिए, 1 करोड़ लोग हर साल, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में जॉब्स ढूंढते हैं। 1 करोड़ लोग, पर पिछले 5-10 सालों में ये जॉब्स ग्रोथ हुआ ही नहीं। तो यानी जो आप सोचिए, व्हाट इज द बैकलॉग दैट हैज बिल्ट अप इन जॉब्स इन इंडिया? व्हाट इज द बैकलॉग? व्हेन यू हैव 10 to 12 मिलियन पीपल, 1 करोड़ लोग जब नौकरी ढूंढ रहे हैं, when you have 10 to 12 million people searching for jobs and maybe 1 million or 2 people are getting the jobs, in the last 5 or 10 years we have 50 to 100 million people that have not found jobs. All of us that travel in our cities and villages know what it's like. सब जगह जाइए, बेचारे बेकार लड़के आपको मिलेंगे जिनके पास नौकरी नहीं, जो आपके पास आते हैं बोलते सर निवेदन करता हूं नौकरी लगा दीजिए। ये बैकलॉग है, यही तो विरासत है जिसको हम लोगों को संभालना पड़ रहा है। आप लोगों ने जॉब्स नहीं क्रिएट किए। अब इतने सारे लोग हैं जिनके लिए हमको पहले जॉब्स ढूंढना है और आगे जाकर और जॉब्स हमें क्रिएट करना है। तब आप सोचिए जॉब्स का कितनी बड़ी चैलेंज है, क्या चुनौती है जो आप लोगों ने हम लोगों पे सौंपी है इस प्रकार से। और देखिए, और वित्त मंत्री जी ने पूरी तरीके से अपने बजट स्पीच में इसका विवरण किया कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जिसकी मैंने जिक्र की, स्मार्ट सिटी जिसकी मैंने जिक्र की, वहां से जॉब्स तो आएंगे, पर साथ साथ
खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हम लोग जॉब्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की ये योजना थी, और आज के समय अगर आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। और मैं कह रहा था कि हमारी विचारधारा क्या है, साधन अधिकार नहीं, साधन हमने दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा, साधन दिया हमने, अधिकार नहीं, साधन दिया। और उसके द्वारा क्या हुआ, आज के समय अगर आप विशेषज्ञों से पूछिए तो वो कहेंगे कि इफ देयर वाज वन सिंगल मेजर that has increased rural prosperity in India, it is the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि हम लोगों ने हर गांव को शहर से जोड़ दिया है, जिसके द्वारा मंडी तक हमारे किसान जो उनका उत्पादन है पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो वो मतलब सीधा से अस्पताल पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उसी प्रकार से आदरणीय सदस्यों, मिस्टर स्पीकर सर, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसान भाइयों और बहनों के लिए एक क्रांति लाने वाली है, क्योंकि हर खेत में हम लोग हर खेत में किसान सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हम लोग हर खेत में पानी लाने की कोशिश करेंगे। और अगर हर खेत में पानी आएगा, और मैं तो हजारीबाग से हूं जहां आपको मैं बताऊं 80% जो हमारे खेत हैं उनमें सिंचाई नहीं है, वो बस रेन फेड है, बस बरसात के माध्यम से उनको पानी मिलता है। तो अगर हम लोग हर खेत में हरियाली लाएंगे, हर खेत में पानी लाएंगे, तो हम एक नहीं हम 3 फसल काटेंगे, और इन 3 फसल के कारण हमारे किसान भाइयों और बहनों को आमदनी प्राप्त होगी, रोजगार प्राप्त होगा, और जो खाने पीने के जो हमारा उत्पादन जो बढ़ेगा उससे महंगाई भी कम होगी। इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं साधन देना, माइंडलेस पॉपुलिज्म नहीं, पर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज देना। और इसके कारण जैसे मैंने कहा बहुत रोजगार बढ़ेगा। और साथ साथ देखिए कितनी सोच से, कितनी ध्यान से हम लोगों ने ये सिंचाई योजना का हम लोगों ने निर्माण किया है, क्योंकि साथ साथ हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय योजना भी उसके साथ जोड़ी है, और उसमें सेपरेट फीडर होगा, जिसमें कि जो किसान हैं उनको बिजली मिलेगी और वो लोग सिंचाई कर पाएंगे। ये इसके साथ जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि गुजरात में जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, गुजरात में अगर हम सेपरेट फीडर रखें और हम सिंचाई को, सब नदियों को बांधकर सिंचाई दिलवाएं, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जो गुजरात में एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रहा है, जहां पूरे देश में 2%, 3%, 4% ग्रोथ होता है, गुजरात में एग्रीकल्चरल ग्रोथ 10 साल से 10% है भाई और बहन, आदरणीय सदस्यों, 10 साल से 10% है। तो इस तरीके से हम लोगों को साधन दे रहे हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु, मैंने कहा मैं रोजगार पे बोलूंगा और इन्वेस्टमेंट साइकिल पे बोलूंगा। देखिए इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है इस समय, जैसे मैंने कहा, फ्रॉम 13% ऑफ जीडीपी इट हैज ड्रॉप्ड टू 9% ऑफ जीडीपी, बिकॉज इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द यूपीए गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री. Now we have to get the investment cycle going, and if you look through the budget, you will see that there is a package of measures that will genuinely get private sector investment going. How will we do that? First of all, we have a number of measures to drive growth in the IT BPO industry, in the telecom industry, in the construction industry, in the insurance industry, which is where the investments are. But at the same time, we are also going to encourage the growth of entrepreneurial and innovative firms, which is where most of the jobs are created. And I will talk about that as well, and to tell you how we are going to promote the growth of entrepreneurial and innovative firms. But first, when we talk about investments, we must talk about a measure that's in the budget that is truly innovative, and that is REITs and investment trusts. Now, REITs and investment trusts are known the world over for being able to spur investments into real estate and infrastructure. The best such models, and I will urge the Honorable Finance Minister to consider that, the best models of these are in Singapore and in some of the other Asian countries like Thailand. If we apply these global best practices, I am sure that we will get billions and billions of dollars that will flow into infrastructure and will really enable us to stimulate investment in infrastructure. This is a groundbreaking and a very, very innovative idea to get the private investment cycle going. I will also draw your attention, honorable members, to venture capital.
I am a venture capitalist as well, and I can tell you that the 10,000 crore fund of funds idea that has been presented in the budget has been hailed by everybody in the industry and by all people as being one that will make a huge difference to entrepreneurship, innovation, and job creation in India. The idea of this that the government will provide 10,000 crores in a fund of fund structure, which will then result, if the government truly operates as an anchor investor, which is what I would recommend the government do, that it will stimulate not just 10,000 crores of investment, but 40,000 crores in investment, because the government will be an anchor investor and which will only be 25% of these funds. If the government is an anchor investor and is going to provide 25% of the funds, I can assure you, honorable members, Mr. Speaker, sir, that number of investors will come in, limited partners from around the world, from India will come in. They will also add funds to these venture capital funds, and instead of 10,000 crores, we will get 40,000 crores going into venture capital, which will be truly groundbreaking for India. This is an extraordinary innovation. Capital markets. What the Honorable Finance Minister has presented, Mr. Speaker, sir, as far as capital markets is concerned, is also path-breaking. We have said that there will be a single uniform KYC which will be interoperable across multiple financial accounts. This is very, very important to ensure that our capital markets operate in a friction-free environment. We have said that there will be one single demat account for all financial products, so that you can get a picture of your entire financial well-being in one screen. That is truly groundbreaking as well, which does not exist today. And being a business person and an investor, I can tell you the fact that we are making it mandatory for Indian companies to follow IFRS is an extraordinarily important step, which will align us with global protocols, global best practices, and will reassure investors and reassure particularly people from outside the country that they can invest with confidence in India, and this will further stimulate and get our investment cycle going. Final point on the investment cycle, honorable members, Mr. Speaker, sir, is the recapitalization of our public sector banks. As we all know, that if our public sector banks are not appropriately capitalized, if they don't meet the Basel III capitalization norms and they don't have the equity base, they cannot lend, they cannot get businesses going, they cannot get financial inclusion to happen. The fact that we've laid out a roadmap for the recapitalization of the banks, honorable members, Mr. Speaker, sir, is extraordinarily important, and I must commend the Honorable Finance Minister for taking this step. I think this is a very important step to ensure that we get investments going. In addition to that, we have allowed for infrastructure lending for our public sector banks. The RBI has said that it will provide differentiated banking licenses on a continuous basis. Differentiated banking licenses on a continuous basis. We are not going to be in a situation, which is what the UPA presented, when its entire 10 years in office, for the entire 10 years in office for the UPA, not a single banking license was given out. Not a single banking license was given out. On the other hand, we've laid out a framework under which you can get differentiated payment banking licenses on a continuous basis. Very, very important. And we've said we will also create these debt recovery tribunals, which will make it possible to deal with non-performing assets, which are also crippling our public sector banks. These are all very important steps. They may sound technical, but they are all extremely important to get private sector investments to take off and for the economy to move ahead. At the end, I would like to once again mention to the honorable members of the opposition that they need to introspect. और कबीर जी का एक बहुत ही अच्छा एक उम्दा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलवे कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो आप लोग सोचिए, आप लोगों ने विरासत में हमें क्या दिया? बुरे तो आप लोग हैं जो आप लोगों ने हमको ये सब विरासत में दिया और हमें संभालना पड़ा है। पर मुझे पूरा भरोसा है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये जो बजट है ये हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए एक संजीवनी है, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से ये आर्थिक व्यवस्था छोड़ी, हमारे संघर्ष से, हमारी मेहनत से, हमारी नीतियों से ये संजीवनी के द्वारा अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Dr. I. M. Thammidarai ji.